मानव विकास के सिद्धांत में हम पढ़ेंगे सिगमंड फ्रॉयड के सिद्धांत। सिगमंड फ्रॉयड का जन्म ऑस्ट्रेलिया में सन 1956 में हुआ था। मानव विकास के लिए बहुत ही गहन अध्ययन किए हैं और उन्होंने बताया है कि व्यक्तित्व अवस्थाओं में विकसित होता है, जो कि बाल्यावस्था में प्रवेश के साथ साथ आगे बढ़ते जाता है और अपनी इच्छाओं के लिए, अपने आनंद की इच्छाओं के लिए वह ऊर्जा को विकसित करते जाता है। इससे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्तित्व की विभिन्न अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं और इसमें हम जैसे देख सकते हैं स्थलाकृतिक संरचना। इस संरचना में फ्रॉयड ने बताया है कि 3 स्तर पे होता है। पहला है चेतन, कॉन्शस। चेतन अवस्था से अभिप्राय मन के ऐसे भाग से होता है जिसमें वे सभी अनुभूति तथा संवेदनाएं रखते हैं, जो वर्तमान से संबंधित होता है। जो भी चीजें हम वर्तमान में कर रहे हैं उसमें वह सीमित होता है। किसी भी समय व्यक्ति के मन में जो भी अनुभूतियां आ रही हैं, जो विचार आ रहे हैं, वह चेतन से होता है। दूसरा हम देखते हैं अर्धचेतन। अर्धचेतन को कहेंगे सबकॉन्शियस। इस स्तर में जब जो चीजें, जो इच्छाएं या जो व्यवहार जो हम करते हैं वह वर्तमान के अनुभव में नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा सा याद कर लेते हैं, थोड़ी सी सोच रखते हैं कि क्या है, तो वह याद आ जाती है। वह है अर्धचेतन की अवस्था। यह अवस्था जिसमें जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने सामान को कहीं पर भूल जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। फिर वह सोचता है कि कहाँ रखे हैं, फिर वह याद करता है और उसे याद आ जाता है। तो यह है अर्धचेतन की अवस्था। हम तीसरा पढ़ेंगे अचेतन। अचेतन, अनकॉन्शियस। अचेतन का शाब्दिक अर्थ है चेतन अथवा चेतना से परे। व्यक्ति में कुछ अनुभव इस प्रकार होते हैं जो न तो वह चेतना में होते हैं और न ही वह अर्धचेतन में होते हैं। ऐसे अनुभव को हम अचेतन कहते हैं। अचेतन में रहने वाले विचार या इच्छाएं, जो भी इच्छाएं हैं, वह असामाजिक या अनैतिक और घृणित होते हैं, तो हम उसे भूल जाते हैं। ऐसी इच्छाएं तथा विचारों का दिन प्रतिदिन की जिंदगी में पूरा करना संभव नहीं होता है। कुछ ऐसी चीजें हम सोचते हैं, जैसे बुरा चाहते हों या आक्रोशित होते हों, तो हम उसे के लिए गलत करने का या उसे दंड देने का, परंतु यह करना नैतिक नहीं है कि हमारी ही किसी कार्य के लिए उन्होंने ऐसा कहा होगा, ऐसा हम कह पाते हैं। तो यह जो है वह दमित हो जाती है और चेतना से हटकर वह अचेतन में चली जाती है। ऐसी इच्छाएं जो है वह अचेतन होती हैं। हम उसे याद नहीं करना चाहते हैं और न ही उसके बारे में सोचते हैं, पर कभी सोचे रहते हैं। तो यह है अचेतन की अवस्था। अचेतन अनुभूतियों तथा विचारों का प्रभाव हमारे व्यवहार पर चेतन तथा अर्धचेतन की अनुभूतियों और विचारों से ज्यादा होता है। यही वजह है कि फ्रॉयड ने इस सिद्धांत में चेतन तथा अर्धचेतन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण और बड़े आकार में बताया है। अचेतन जो है वो बहुत बड़ा होता है अर्धचेतन और चेतन से। फ्रॉयड की हम दूसरे से उसमें लेते हैं, दूसरे पक्ष में उन्होंने यह भी बताया है कि गत्यात्मक या संरचनात्मक, डायनामिक स्ट्रक्चर के बारे में, कि हम किस तरह से अपने व्यवहारों को रखते हैं। फ्रॉयड के अनुसार मन के गत्यात्मक मॉडल से तात्पर्य यह है कि इनमें जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वह कैसे 3 भागों में विभाजित होती है। जिसे हम पहला कहेंगे उपाहम, इड। दूसरा है अहम, ईगो। तीसरा पराअहम, सुपर ईगो। अब हम पढ़ते हैं उपाहम, ईड के बारे में। ये क्या है? ईड वह प्रवृत्ति है जो जन्मजात होती है, जो असंगठित होती है। वह तुरंत कार्य करने की इच्छा को प्रकट करती है। जैसे एक नवजात शिशु मूलतः उपाहम में ही रहता है। वह तुरंत किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। जैसे ही वह किसी चीज को लेना चाहता है तो वह उसे लिए बिना नहीं रहता है, उसकी पूर्ति होनी ही है, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति का मुख्य उद्देश्य है आनंद देना। जिसमें उसे आनंद मिल जाए वह उसे तुरंत ही लेना चाहता है। वह उचित अनुचित का ध्यान नहीं रखता है, या ठीक है या नहीं है, वह किस समय मांग रहा है,
वह कौन सी जगह पे मांग रहा है इसका कोई मतलब नहीं होता है। उसे चाहिए मतलब चाहिए, वो अभी चाहिए। इस तरह की प्रवृत्ति को हम उपहम कहते हैं। इसमें भी दो भाग हैं, पहला है सहज प्रक्रिया और दूसरा है प्राथमिक प्रक्रिया। सहज प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें तनाव पैदा करने वाले स्रोत होते हैं। अब जब तनाव उत्पन्न होता है, जब उसे कुछ चीज नहीं मिलता है, तो वह अपनी ओर किसी न किसी तरह से आकर्षित करता है। वह खांस कर, छींक कर, आंखें मिचमिचाकर, इस तरह से वह अपनी ओर आकर्षित करता है और उसे लेने का प्रयास करता है। दूसरा है प्राथमिक प्रक्रिया। इसमें ऐसे उद्दीपक आते हैं जिनसे पहले इच्छा की संतुष्टि होती है कि उस विषय मात्र से एक कल्पना करके वह उस तनाव को दूर कर लेता है। जैसे किसी बच्चे के पास कोई खिलौना नहीं है, परंतु वह उसे लेने का प्रयास करेगा, परंतु वो जानता है कि मेरे पास ये मेरा खिलौना नहीं है। वह कल्पना करके ही उससे आनंद की प्राप्ति कर लेता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि उपहम, चाहे वो किसी वस्तु को प्राप्त कर ले, तुरंत ही मिल जाए तो अच्छी बात है, उसमें ही आनंद ले लेता है, या नहीं मिले तो उसकी कल्पना करके ही आनंद ले लेता है, परंतु वह तुरंत आनंद प्राप्त करना चाहता है, जिसे कहते हैं उपहम। दूसरा अहम, ईगो। यह मन की गत्यात्मक पहलू का दूसरा भाग है। जन्म के कुछ समय पश्चात बालक पूरी तरह उपहम की प्रवृत्ति से नियंत्रित हो पाता है। मतलब जब हम उसे कहते हैं कि तुरंत लेने की जो इच्छा होती है, वह धीरे धीरे उसके कंट्रोल में आते जाती है। वह सामाजिक नियमों और नैतिक मूल्यों के कारण ऐसा होता है उनके जीवन में, जिससे उसमें निराशा आती है और वास्तविकता से भी वह परिचित होते जाता है। अहम का यह एक मन का एक भाग होता है अहम, जिसका संबंध वास्तविकता से होता है। बच्चों को वास्तविकता से अवगत कराने के लिए बहुत सारे हम नियंत्रण करते हैं, वातावरण के साथ उन्हें संबंधित रखते हैं। जैसे बताते हैं कि बेटा अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, या अभी हम बाहर नहीं जा सक रहे हैं, इसलिए अभी नहीं खरीदेंगे, थोड़ी देर बाद मिलेगा। तो इन चीजों को वह समझता है। और अहम को कहते हैं कि व्यक्तित्व का यह निर्णय करने वाला तथा कर्मकारिणी शाखा माना गया है, क्योंकि अहम अंशतः चेतन अर्धचेतन वाला होता है। इससे अहम द्वारा इन तीनों स्तरों का ही हम निर्णय कर लेते हैं। मतलब अहम जो है वो प्रमुख होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है या नहीं है, इन चीजों के बारे में बताने वाला है अहम। तीसरा है पराहम। पराहम को अहम से भी उच्च माना गया है। जैसे जैसे बालक बड़ा होते जाता है, वह अपना जो दायित्व है माता पिता के साथ कैसे रहना, इसके फलस्वरूप को कैसे सीखना, क्या ठीक है क्या नहीं है, इन चीजों को वह शुरुआती से समझते जाता है। पराहम को व्यक्ति की नैतिक शाखा में माना गया है। जो व्यक्ति यह मानता है कि कौन सा कार्य नैतिक है, अच्छा है, जिसमें हमें सब लोग अच्छा कहते हैं, और कौन सा ऐसा कार्य है जिसे सभी मना करते हैं करने के लिए, इन चीजों को वह ध्यान देता है और आदर्शवादी सिद्धांत के द्वारा उसे नियंत्रित करता है कि हमें कैसा बनना है, क्या करना है, किस तरह से हमें रहना है। इन चीजों को वह सामाजिकरण के दौरान बच्चा माता पिता के द्वारा या उपदेशों के द्वारा या शिक्षा के द्वारा इन सभी चीजों को वह सीखता है। कितना गुस्सा करना है, कहाँ पर कैसे बातें करनी है, किस जगह पर हमें आदर सूचक व्यवहार रखना है, अपने साथी समूह हैं उनके साथ हमें कैसे रहना है। इस तरह से वह इन लक्ष्यों की ओर प्राप्त करता है। एक पूरी तरह विकसित पराहम सुपर ईगो व्यक्ति की आक्रामक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करता है कि मुझे यहाँ पर गुस्सा नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं बोलना है, मुझे ऐसा ही करना है, यह समाज के लिए अच्छा है। इन चीजों को वह समझता है। अगर अहम इस आदेश का पालन नहीं करता है तो इससे व्यक्ति में दोष भाव पैदा हो जाता है। उसके नैतिक आदर्शों को पूरा करने में जो अच्छे विचार हैं, अच्छे कर्तव्य हैं, इनको पूरा करने में वातावरण उपस्थित होता है। वातावरण के अनुसार से वह कार्य करता है। वह अपने चीजों को जो सीखा रहता है, जो आदर्श होते हैं, जो परिवार माता पिता के द्वारा, जो वातावरण में जो देखता है, इनके द्वारा वह इन चीजों को सीखता है और इस तरह से उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तीसरा है व्यक्तित्व विकास।
इस फ्रॉयड के अनुसार तनाव के मुख्य 4 स्रोतों की अनुक्रिया के फलस्वरूप व्यक्तित्व का विकास होता है। ये तनाव हैं मनोवैज्ञानिक वृद्धि प्रक्रियाएं, भग्नाशयें, द्वंद्व तथा धमनियां। फ्रॉयड ने व्यक्तित्व विकास को 5 अवस्थाओं में बांटा है कि हमारी व्यक्तित्व का निर्माण किस तरह से होता है, इसे उन्होंने 5 भागों में बताया है, जिसे हम मुखीय अवस्था, ओरल स्टेज, उदीय अवस्था, एनल स्टेज, लैंगिक अवस्था, फैलिक स्टेज, सुप्तावस्था, लेटेंसी स्टेज और जननेंद्रिय अवस्था, जेनेटल स्टेज कहते हैं। हम पहले पढ़ेंगे मुखीय अवस्था के बारे में। यह अवस्था जन्म से 18 महीने तक की अवस्था होती है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि मुख से यह प्रदर्शित होता है। तो मुख से छोटा बच्चा मुख से पहले कैसे करता है? चूस कर और काटता है। ये 2 ही क्रियाएं होती हैं। चूसने पर जो 8 महीने तक की जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक हर एक चीजों को मुंह में ले जाता है और चूसता है। होंठ, जीभ के माध्यम से, गले द्वारा चूस कर, निगल कर इन सभी चीजों में आनंद का अनुभव करता है। इस अवस्था में इसे ही सुखवाद का सिद्धांत कहते हैं। यही इड है। यह इड से प्रभावित होता है। 7-8 महीने तक बालक जब माँ का दूध पीता है तो उसमें वह चूस करके ही बहुत ही आनंद की उसकी प्राप्ति होती है और इन्हीं के द्वारा ही मतलब कितना काटना है, कैसे करना है, ये चीजें मुंह में नहीं डालनी है, इन चीजों को माता पिता जो है वो सिखाते हैं। इस अवस्था में ईगो और ये इड से ये अलग होते हैं। इसी में ही दूसरा है गोदीय अवस्था, एनल स्टेज। यह 18 महीने से 4 साल तक की अवस्था होती है। एनल स्टेज में का पहला स्टेज है, यह 8 महीने से 3 वर्ष तक रहता है और बालक को इस समय मलमूत्र त्याग करने की विधि को बताई जाती है कि कहाँ पर आपको जाना है, या ऐसा लगे तो आपको बताना पड़ेगा। जो मम्मी हैं, मम्मी पापा या पेरेंट्स जो भी हैं वहाँ पर, उनको आपको बताना चाहिए कि कहाँ आपको जिस समय है। तो पहले तो बालकों को समझ में नहीं आता है, वह अपने कपड़े में ही ये मलमूत्र का त्याग कर देता है। फिर धीरे धीरे इस स्टेज में उसे सिखाया जाता है और इस समय ईगो का भी काफी विकास हो चुका होता है। बच्चा अपने लैंगिक स्थिति को पहचानता है। दूसरे शब्दों में कहें कि लड़का सोचता है कि वह बड़ा होकर पिता के जैसे बनेगा और लड़की सोचती है कि वह बड़ी होकर माँ के जैसे बनेगी। इस तरह से यह एनल स्टेज की पहली अवस्था होती है। दूसरी अवस्था में वह और आगे बढ़ता है तो वह इसी चीजों को मलमूत्र त्याग करने को वह रोक सकता है। वह जानता है कि कहाँ पर उपयुक्त जगह है, नहीं है, और इस तरह से वह सामाजिक रूप से समझता है कैसे बोलना है। इसमें झिझक महसूस करता है कि सबके सामने मैं कैसे ऐसे बोल दूं। इस तरह से वह इन चीजों को समझ करके और कहा गया है कि पेंटिंग या मूर्ति निर्माण या सांख्यिकी का अध्ययन जो वह अच्छे से कर पाता है। तीसरा है लिंग प्रधान अवस्था। यह अवस्था 3 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें बच्चे अपने को पहचान पाते हैं कि वह लड़की है या लड़का है। इस अवस्था में बच्चे में नैतिकता का अहम का विकास हो जाता है। बच्चे अपने से विपरीत लिंगों के माता पिता को प्यार करने लगते हैं। जैसे लड़का माँ का अधिक लाडला होता है, माँ को अधिक पसंद करता है और हर चीजें माँ को बताता है, और जो लड़की है वो पिता से अधिक प्रभावित होती है। वह पिता के प्रति प्रेम, या इसे हम ऑडिपल कहते हैं, है ना। और बच्चा सामाजिक एवं संज्ञात्मक होता है। फ्रॉयड ने यह महसूस किया है कि ऑडिपल कॉम्प्लेक्स के कारण ही लड़का अपनी माँ को प्यार करता है, लेकिन पिता से थोड़ी ईर्ष्या करता है, क्योंकि वह प्यार अधिक चाहता है, अपनी हर बातों को माँ से अधिक शेयर करता है और बालिका पिता से अधिक शेयर करती है। इसे ऑडिपल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर है लेटेंसी स्टेज, सुषुप्तावस्था। यह अवस्था 5 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे में
कुछ शांत प्रवृत्ति आ जाती है, सामाजिकता का भय होता है। यदि मैं किसी को डांटूं या बोलूं या मार दूं या कुछ सामान टूट जाए तो मुझे लोग डांटेंगे, इस तरह से वो सामाजिक भय उसमें बना रहता है। रुचियां बढ़ते जाती हैं, वह साथियों के साथ खेलता है, साथियों के साथ रहता है, उनके कार्यों को देखता है, इस तरह से वो उसमें बहुत सारी रुचियां उत्पन्न होने लगती हैं। खेलने और झगड़ा करने में उसे खूब मजा आता है। उसे माता पिता द्वारा प्रदर्शित प्रेम अच्छा नहीं लगता है, परंतु वह कुछ चीजों को समझना चाहता है कि ये है क्या। माँ के प्रति प्रेम, सम्मान, ये सब में बदलाव आते जाता है। बड़े जो हैं, माता पिता हैं या घर के जो बुजुर्ग हैं, उसमें वह एक सम्मान की भावना देखता है। लास्ट है जनन इंद्रिय अवस्था, जेनेटल स्टेज। यह अवस्था 12 से 20 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें लड़के लड़कियां सभी मिलकर के अपने एक साथ रहते हैं और अपनी मन की बात बताना चाहते हैं। इस अवस्था में लड़के लड़कियां कहानी गढ़ने, मनगढ़ंत कहानी सुनाते रहते हैं एक दूसरे को, अपने दीवा स्वप्न में मस्त रहते हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे कार्य मिलजुल करके भी करते हैं। और कुछ गलत विचार वाले भी इसमें होते हैं, जो गलत तरीके से कार्य करने के लिए चुप चुप कर मिलना, छुपना, एक दूसरे को देखना, इस तरह से भी होते हैं। इसी समय लड़कियों में हल्ला गुल्ला, शोर शराबा करने की प्रवृत्तियां बदल जाती हैं, कुछ अलग तरीके से। लड़कियां कुछ लजालू, शर्मीली इस अवस्था में होती हैं। फिर है लिबिडो सिद्धांत। लिबिडो सिद्धांत फ्रॉयड के अनुसार इन्होंने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। पहला है जीवन मूल प्रवृत्ति, जिसे लाइफ इंस्टिंक्ट्स कहते हैं, तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति, डेथ। जीवन मूल प्रवृत्ति के उपयोग में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे फ्रॉयड ने लिबिडो का नाम दिया है। जैसे जब जो भी चीजें हम करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, उस क्रियाओं में हमें ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। तो यह किसके कारण होता है? लिबिडो के कारण। लिबिडो एक चालक ऊर्जा है। एक व्यक्ति में लिबिडो को एक गुप्त ऊर्जा कोश के रूप में माना जाता है। गुप्त ऊर्जा कोश मतलब जिस कार्य को हम करने के लिए तत्पर होते हैं तो उसमें हमें ऊर्जा खपत करनी होती है, तो यह है लिबिडो। फ्रॉयड द्वारा बताई गई परिपक्वता के अवस्था के द्वारा यह घटित होती है। जितने भी उन्होंने बताया ना, मुख्य अवस्था, विधि अवस्था, लैंगिक अवस्था, इन सभी अवस्थाओं में हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ता है, इसमें कुछ ऊर्जाएं खपत करनी पड़ती है। तो यह किसके कारण होता है? लिबिडो के कारण होता है। प्रत्येक विशिष्ट एरोजेनेटिक जोन, जो जैसे कि मुंह के द्वारा है या गुदा, पेनिस के द्वारा, इन सभी ये केंद्रित होती है। इससे से वह आनंद की अनुभूति करता है। जैसे मुख के द्वारा चूस करके, काट करके, निगल करके, इस तरह से। तो इस प्रकार लिबिडो का विकास की अवस्थाओं में जैविक रूप से है। मतलब हम जीवन में इन सभी चीजों को करते ही हैं, यह विकास की प्रमुख अवस्था है। इससे ज्ञात होता है कि बालक के व्यवहार पर कुछ पर्याप्त फिगर्स की क्रिया द्वारा प्रभावित होती है। ऐसा क्यों करता है बालक? कुछ अलग करता हो तो ये इससे पता चल जाता है कि यह बालक कैसा है। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं, इस तरह से जब यह फिगर्स से गुजरता है और अपनी क्रियाओं, नैतिक क्रियाएं जितनी भी हैं, नहाना धोना, खाना पीना, मलमूत्र त्याग करना, इन सभी चीजों को जब अच्छे से वह करना सीख जाता है, प्रशिक्षित हो जाता है, माता पिता के साथ अच्छे से रहना, बात करना, समाज में भी अच्छे से रहना, तो इन सभी क्रियाओं से वह एक विशिष्ट जोन में पहुंच जाता है और एक अच्छा व्यक्ति है। जब ये ऐसा नहीं कर पाता है, कुछ रंकालो, कुछ अलग तरीके से, तो कुछ इसमें अलग विकास होता है। फिर इसमें देखिए मूल प्रवृत्ति सिद्धांत होते हैं। फ्रॉयड के अनुसार 2 मूल प्रवृत्ति होते हैं। हमारी कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो हमें जीवित जीने के लिए कुछ कार्य करते हैं। हमें ऐसे रहना है, ऐसे करना है, तो यह हम कल ये करेंगे। तो ये किसके कारण होता है? जीवन मूल प्रवृत्ति के कारण होता है। मूल प्रवृत्ति के विषय में फ्रॉयड का विचार है कि यह लिबिडो से और जन्मजात जितने भी हम जो क्रियाएं करते हैं और बार बार फिर सीखते हैं, फिर वो छूट जाता है, फिर नई क्रियाएं सीखते हैं, फिर वो छूट जाता है, और जितने भी स्वाभाविक या व्यक्ति के लिए धीरे धीरे नाश के कार्य भी होते हैं। जब हम खाते हैं तो उसे पचाते हैं, कई बार गुस्सा भी करते हैं,
तो ये सभी कुछ तो आगे बढ़ने के लिए करते हैं, तो ये जीवन मूल प्रवृत्ति कहलाती है। जन्म मूल प्रवृत्ति जो है, जो हम जीवित रहते हैं, लाइफ इंस्टेंट, जिसे हम इरोज कहते हैं, यह रचनात्मक होता है। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति एक बल है जो मृत्यु के संबंध में कार्य करता है और स्वतः ही तनाव या संघर्ष से पूर्णतः स्वतंत्रता की वास्तविकता। इस तरह से हम हर दिन जो भी कार्य करते हैं, वो जो पहले कार्य उत्साह से करते हैं, ऊर्जा से करते हैं, तो वह लाइफ इंस्टेंट कहलाता है। और उसके बाद वह कार्य पूर्ण हो जाता है और कुछ कार्यों को हम समाप्त कर देते हैं, वह है डेथ। तो ये दोनों एक साथ, प्रत्येक कार्य का कारण होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो किसी न किसी कारण से करते हैं। हमारे व्यवहार का कारण यही मूल प्रवृत्तियां हैं। इसके पहला है आधार, दूसरा उद्देश्य, तीसरा पदार्थ और चौथा गति शक्ति। जीवन तथा मृत्यु, ये दोनों मूल प्रवृत्तियां शक्ति के स्रोत हैं, जिनसे रचनात्मक एवं ध्वंसात्मक कार्य होते हैं। जीवन मूल प्रवृत्ति रचनात्मक कार्य करता है और मृत्यु मूल प्रवृत्ति ध्वंसात्मक कार्य करता है। यह दोनों प्रवृत्तियां कभी कभी अलग अलग और कभी मिलकर कार्य करते हैं और इन्हीं से हमारा व्यवहार निर्धारित होता है। ये नीचे समीकरण जो लिखे हैं इससे प्रदर्शित होता है। बी मतलब बिहेवियर द फंक्शन ऑफ लाइफ एंड डेथ इंस्टेंट्स।